Good morning students, class 12th, political science, part second book का first chapter है बेटा, challenges of nation building. Here is the first video of this chapter, and from this video we will study about the politics in India since independence के time period से किस तरीके से जो politics है वो rule कर रही है इंडिया में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Let's start our chapter. चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन जो इनके जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है एक नया नेशन के तौर पर एक नई आइडेंटिटी लेकर सामने आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड एट द आवर ऑफ द मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस. इंडिया को मिडनाइट रात को 12 बजे अराउंड उनको इंडिपेंडेंस मिला. एंड जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे 15 अगस्त 1947 से अराउंड, तब वो इंटरीम प्राइम मिनिस्टर रहे और प्राइम मिनिस्ट्री उन्होंने 27 मई 1964 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल किया. आप ये डेट्स नोट कर सकते हैं, आगे हमें यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नेक्स्ट डे, ताकि और इंडिपेंडेंट नेशन को एड्रेस कर सके. और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक फेमस स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी. नाम याद रखें बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज दिस वाज द मूवमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर एंड यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर वर मेनी वॉइसेस इन आर नेशनल मूवमेंट. यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे, अलग अलग लीडर्स रहे जो कि इंडिपेंडेंस दिलाना चाह रहे हैं. बट उन सभी के गोल्स को अगर हमें कहा जाए कि आप 2 मेजर गोल्स बताइए या फिर उन सबका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू रन द नेशन इन अ डेमोक्रेटिकल मैनर. यानी कि डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट सेटअप किया जाएगा जब भी हम लोग आज़ाद होंगे, और गवर्नमेंट जो है विल रन या गवर्नमेंट विल बी और विल वर्क फॉर द गुड फॉर एवरीवन. यानी कि हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगी और पर्टिकुलरली पुअर्स के वेलफेयर के लिए और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी. ठीक है. एंड नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड केम टू बेसिकली रियलाइज करना शुरू कर रहा है कि हमने जो प्रोमिसेस किए इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के टाइम पीरियड पे कि डेमोक्रेसी आएगा, फ्रीडम देंगे, राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास हमारी खुद की सोवरेनिटी होगी, हर किसी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पूरा करने का टाइम शुरू हो चुका था. नेक्स्ट पैराग्राफ हमें ये बताता है कि दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी. पर ये जो प्रोसेस था वो बहुत आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग नेशन में फेस कर रहे थे. इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वॉज बोर्न इन द सिचुएशंस एंड डिफिकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया. यानी कि जो सिचुएशन उस टाइम पीरियड पे इंडिया की रही वो सिचुएशन उस टाइम पीरियड पर किसी और नेशन की नहीं थी. बाद में जो अफ्रीकन नेशंस इंडिपेंडेंट हुए उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब थी, पर इंडिया का सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा अलग था. अलग इसलिए, पहला, आप एक इंडिपेंडेंसी आपको मिल रही है करीब 100-200 सालों के बाद आप आज़ाद हो रहे हैं. ठीक है, अलग अलग रूलर्स और अलग अलग मोनार्क्स आए हैं आपको रूल करने के लिए, और एक लंबे समय के बाद आपको इंडिपेंडेंसी मिल रही है. और इंडिपेंडेंसी के साथ साथ आपको पार्टीशन भी फेस करना पड़ रहा है, तो ये एक ट्रॉमा है. ठीक है, और ये कुछ ये सब चीज़ें हमें पहले से पता थी कि वायलेंस होगा, कम्युनल राइट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी, और हम लोग एक बहुत अलग टर्मोइल से गुजरने वाले हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या सिचुएशंस रही. इसके बाद है बेटा फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए रहा. द ईयर ऑफ 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस. यानी कि ऐसा वायलेंस जो कि जिसके बारे में हमें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसे होने से हम लोग रोक नहीं सकते. एक काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब लोगों का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, और डिस्प्लेसमेंट लार्ज अमाउंट में हो रहा था. एंड इट वाज इन दिस सिचुएशन
that independent India started on its journey to achieve several objectives, और इन्हीं सब चीज़ों से गुजरते हुए उसे कुछ चीज़ें अचीव करनी है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. And yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced new nation. पर फिर भी ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे, जिन प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग अकम्पनी करते हुए इंडिपेंडेंस हमें मिला, फिर भी जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा और अपनी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए भी, चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए भी, जो हमारी होप थी आज़ादी के बाद हम ऐसा ऐसा करेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने अपने पास संभाल के रखी कि येस वी वांट टू अचीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स. इसके बाद बेटा देयर इज अ पिक्चर एंड पंडित नेहरू वाज स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, उसके बारे में वो बता रहे हैं. मतलब एक स्पीच चल रहा है उनका, ये पिक्चर हमें ये शो कर रही है. नेक्स्ट पेज पर जब हम लोग टर्न करते हैं तो 200 साल का ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक अलग डोमेन में एंटर करें. यहाँ पर बेटा आप एक क्वेश्चन नोट कर लें विच इज़ 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन कई बार आता है, दैट की एक्सप्लेन द 3 challenges faced by independent इंडिया. आप इसे 6 मार्क के क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करें, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. आगे जो हम पैराग्राफ्स हैं उनको, हर एक पैराग्राफ में हम कुछ कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. हर एक पैराग्राफ एक चैलेंज के बारे में बात करता है, और वो चैलेंजेस को आपको एक बुलेट पॉइंट भी बना के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में तो यू नीड टू राइट जस्ट दैट बुलेट पॉइंट ओनली. 3 challenges faced by India after independence. Broadly, independent India faced 3 kinds of challenges. मेजर उसने बहुत सारे challenges फेस किए, पर जो हम 3 challenges को हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं वो ये हैं. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. प्लीज़ इसे आप अंडरलाइन कर लें, ध्यान से सुने. हमारा जो पहला चैलेंज रहा वो ये था नेशन को शेप देना, क्योंकि हमने आज़ादी के बाद पार्टीशन भी फेस किया है, और उस पार्टीशन के बाद हमें क्या करना है, अपने आप को, नेशन को एक्सटर्नल बाउंड्रीज या हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनानी है. दैट वाज यूनाइटेड, एक ऐसा नेशन सेटअप करना जो कि यूनाइटेड होगा और अकोमोडेटिव होगा अपनी डाइवर्सिटी और अपनी सोसाइटी के लिए, एक साथ मिलकर चलाएगा. इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल, जो हमारा साइज़ और डाइवर्सिटी है अपने आप में बहुत बड़ा है, and its people spoke different languages, followed different cultures and religions. At the same time, it was widely believed that a country full of such kind of diversity could not remain together for long. ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर उठाया गया कि हमारे नेशन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद यहाँ पर इन्हें यूनाइट करके रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज था. और बाकी देशों को भी यही लग रहा था कि इंडिया लंबे समय तक डेमोक्रेसी या लंबे समय तक यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवनस वर्स्ट फियर, यानी कि सबके मन का जो डर था वो सामने आया कब, जब हमने पार्टीशन फेस किया, और जो सबको लगता था कि मतलब वो इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर, एक बुरा सपना जैसा जिसके बारे में कभी हम नहीं सोचते थे कि फुलफिल होगा, बट स्टिल हुआ पार्टीशन, और उसके बाद हमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें फेस करने को मिले. देन देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि अब पार्टीशन तो हो गया, कम्युनल रोड्स भी बहुत सारे हो गए, अब देश का भविष्य कैसा होगा, देश का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से काम कर पाएगा. वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री, क्या जो एक जो पाकिस्तान एक तो जो अलग हो गया वो एक अलग बात है, अब जो इंडिया बचा है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, यूनाइटेड रह पाएगा. वुड इट डू
सो बाय एम्फसाइजिंग अ नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव, क्या नेशनल यूनिटी पर भी उतना ही ध्यान दिया जा पाएगा जितना कि हम लोग बाकी चीज़ों को ऊपर एम्फसाइज करेंगे डेवलपमेंट की सेक पर। इसके बाद बेटा हम लोग जब फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो वुड इट मीन रिजेक्शन ऑल द रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज, क्या देश को यूनाइट रखने के लिए जो बाकी डाइवर्सिटी है क्या उसे इग्नोर किया जाएगा, सवाल है। एंड देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। अब जो इंटीग्रेशन है, जो मिलाना है अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स को आप लेकर आ गए हो, कुछ आपने प्रिंसली स्टेट्स अभी भी मर्ज करने को तैयार नहीं हो रहे हैं 47 के टाइम पीरियड तक भी, कुछ नेशंस बाद में मर्ज हुए, कुछ एरियाज बाद में मर्ज हुए, तो आप उनके साथ कैसे काम करेंगे। तो इट वाज अ बेसिक और द मेजर चैलेंज। तो फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन। आप इसे बुलेट पॉइंट में यहाँ से याद रखें और ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज और द नेक्स्ट चैलेंज इज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये आपका सेकेंड चैलेंज है। और इसी वजह से ना नेहरू जी को एक गैप मतलब बेसिकली जुआ खेलने वाला पर्सन का टाइटल दिया गया, क्योंकि नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया अपने आप में। कैसा कि अब तक जो डेमोक्रेसी थी वो अमीर देशों में चलती थी, क्योंकि ना डेमोक्रेसी एक सस्ता या कहें कि चीप एक चीप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एक चीप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज कि हर कुछ सालों बाद आपको किसी न किसी एरिया के इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली। और थोड़ी सी लिटरेट पॉपुलेशन आपको चाहिए जो कि इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर समझ सके। तो ये की चैलेंज था अपने आप में। तो इसे कैसे किया गया अब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली नेक्स्ट चैप्टर में। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट 11th क्लास में हम पढ़कर आए हैं। you know that the constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. India adopted respective democracy based on parliamentary form of government. parliamentary form of government हमने democratical representation के साथ चूज किया है। and these features ensured that the political competition would take place in a democratical framework, यानी कि political इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करेंगी, पॉलिटिकल फाइट किया जाएगा, पॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे सामने रहेंगे, बट वो सब कुछ कब कैसे होगा, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर होगा। नेक्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि सिर्फ बोल देना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं वो काफ़ी नहीं है। असलियत या रियलिटी तब पता चलती है जब आप उसे प्रैक्टिकल सेंस में देखते हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमारे पास रिजल्ट्स लेकर आती हैं। फॉर इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास चैलेंज ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी सेटअप करनी है, चैलेंज ये है हमारे पास कि आप किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे जो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड चैलेंज और द थर्ड पैराग्राफ was to ensure the development and the well-being of the entire society। ये आपका थर्ड पॉइंट है। एंड नॉट ओनली टू द सम सेक्शंस, यानी कि आप ऐसा डेवलपमेंट प्लान करें, एक ऐसा डेवलपमेंट का प्लानिंग शुरू किया जाए जहाँ पर आप हर एक सेक्शन के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं, हर सेक्शन के लिए प्लानिंग की जाएगी। हेयर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी and special protection to the socially disadvantaged group and religions of the cultural community, especially जो religious diversity है, जो social disadvantaged groups हैं, जो आपकी minorities हैं, language के basis पर, religion के basis पर, आप उनके लिए कैसे काम करेंगे। Next is the constitution also set out the directive principles of state policy। आपको याद होगा 11th क्लास में आप डीपीएसपी के बारे में पढ़कर आए हैं। एंड डीपीएसपी इंश्योर्स कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। द वेलफेयर गोल एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज मस्ट अचीव। ठीक है, द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू इवॉल्व
effective policies for the economic development and eradication of poverty. Eradication मतलब खत्म करना धीरे धीरे करके, तो आप डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आए और आप पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए पॉलिसीज बनाएं. ये आपका एक इम्पॉर्टेंट काम है और ये काम आपके लिए वन ऑफ द चैलेंज है. लास्ट पैराग्राफ सेज दैट हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस. 3 हमारे पास चैलेंजेस हो गए, जैसे कि टू शेप द नेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू ensure the development and the well-being of the entire society. To what extent did India succeed to achieve the various objectives set out by the constitution? जो objectives constitution में setup कर दिए गए वो कितना achieve कर पाएंगे, सवाल है. The entire book is an attempt to respond these question. ये पूरी किताब हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 जो चैलेंज हमारे पास पहले रहे, हम उन चैलेंजेस से कितना ओवरकम कर पाए हैं, कितना ज़्यादा हम उसे अचीव कर पाए हैं. जैसे कि हमने नेशन को शेप करने की बात की, तो क्या इंडिया को एक ऐसी शेप हम दे पाए हैं इंटरनली या एक्सटर्नली जहाँ पर नेशंस के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी भी है. क्या हम लोग डेमोक्रेसी फुल फ्लेश तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए हैं, क्या डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बात हम या काम कर पाए हैं. तो ये पूरे इस सवालों के जवाब हम लोग पूरी किताब में ढूंढने की कोशिश करेंगे. द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सो एज टू इक्विप यू टू डेवलप योर ओन आंसर ऑफ द बिग क्वेश्चन लाइक दिस. अब ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको पूरी किताब में खुद ढूंढना है कि हाँ, अब आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है दैट कि येस वी ओवरकम, और अगर आपको लगता है कि नो, तो आपको मतलब अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन आप खुद दे सकते हैं पूरी किताब पढ़ने के बाद. In the first 3 chapters, we will look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years after independence. And in this chapter, we will focus on the first challenge of the nation building that occupied center stage in the years immediately after the independence. क्योंकि सबसे पहला काम ही है इंटरनल और एक्सटर्नल बॉर्डर्स तैयार करना. तो इस चैलेंज को किस तरीके से काम किया, कितना ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर पाए हैं, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. We begin by looking at the events that formed by the context of the independence. This can help us understand why the issue of national unity and security becomes primary challenge at the time of the independence. मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गई जब हम लोग आज़ादी लेकर खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के सामने. तो फिर भी सेफ्टी इश्यूज़ बहुत सारे रहे शुरुआती दौर में, पाकिस्तान की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, या कश्मीर मुद्दा जो शुरुआत से ही हमारे सामने रहा. तो ये सब चैलेंजेस हमें धीरे धीरे करके फेस करने पड़े, जिसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना पड़ा. We shall see how India chose to shape itself into a nation. Unity by shared history and common destiny. The unity had to reflect the aspirations. लोगों की जो इच्छाएं हैं वो किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पर दिखा रहे थे. And deals with the disparities that exist among regions and different societies of the people. यानी कि जो अलग अलग differences हैं, disparities हैं, उसे किस तरीके से मिलाकर हम लोग लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट. एंड इन द नेक्स्ट 2 chapters we shall turn to the challenges of the establishing of democracy and achieving economic development with equality and justice. तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि हम लोग डेमोक्रेसी कैसे सेटअप कर पाए हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पर्टिकुलरली. और हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने सेटअप करने की कोशिश की, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों को इक्वालिटी भी मिले और उनके पास कुछ हद तक जस्टिफाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके पास है. नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये 3 स्टेम्स हैं जो उस टाइम पीरियड पर, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ तब हमने इनको लॉन्च किया. नेक्स्ट हम लोग बेटा इधर कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स देख सकते हैं, दैट यू कैन रीड. कुछ पोएम्स हैं, कुछ उनके कोटेशंस हैं जिनको एक बार आप पढ़ लें तो बेहतर होगा.
नेक्स्ट वीडियो बेसिकली बेटा हम बात करेंगे पार्टीशन के बारे में कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के जो काम शुरू हुए उनके बारे में बात करेंगे। अगेन बेटा 6 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो वील स्टडी दीज थिंग्स इन वीडियो 2।